राधे राधे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है नदी एवं नदी के कार्य। नदी क्या है? जब बड़े पर्वतों अथवा पठार से जब एक जल की धारा उत्पन्न होती है, वो किसी से भी उत्पन्न हो सकती है। वो या तो वर्षा का जल हो सकता है, या हिमनद हो सकते हैं, या बर्फ़ जो गलती है वही हो सकते हैं। जो वो जल की धारा है वो पर्वतीय अंचलों से होते हुए, पर्वतीय अथवा पठारीय अंचलों से होते हुए जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद वो उसका सफ़र तय करते हुए समुद्र अथवा बड़े जलाशयों में विलीन हो जाती है अथवा मिल जाती है, तो इस जल की धारा को हम लोग कहते हैं नदी। आइए देखते हैं नदी की परिभाषा। नदी ऊंचे पठार या पर्वतीय अंचलों से वर्षा का जल, पिघला हुआ बर्फ या हिमनद के गले हुए जल का भाग किसी जलधारा के रूप में मैदान अथवा नीचे की भूमि पर बहता हुआ बड़े जलाशय, झील या समुद्र में प्रविष्ट होता है, तो इसे हम नदी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं नदी से जुड़े कुछ रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि आपने देखा ही कि वो कहाँ से आती है, बड़े ऊंचे पर्वत अथवा पठार से, तो वो उनकी उत्पत्ति होती होगी। तो उनकी उत्पत्ति होती है जिस स्थान से, जिस जगह से वो उत्पत्ति लेती है, उसे हम लोग कहते हैं उद्गम। नदी का उद्गम, जहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है। और जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उस पर सफ़र तय करने के बाद वो बड़े जलाशय तो जब समुद्र में विलीन होती है, तो उस मिलने के स्थल के, बड़े जलाशयों अथवा समुद्र से मिलने के स्थान को नदी के मुहाना कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र पे देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम पे आप आइए, फोकस कीजिए। देखिए इस जगह से मान लीजिए एक नदी है जो कि इस पर्वत से उद्गम हो रही है, उत्पत्ति हो रही है उस नदी की। तो देखिए इस जगह से उत्पत्ति हो रही है उसके, तो ये नदी का उद्गम स्थल कहलाया है कि नदी यहाँ से उत्पत्ति हुई है नदी की, ठीक है। अब ये नदी जो है धीरे धीरे मैदानी भाग में प्रवेश करती है धरातल पर, और ये वहाँ पे सफ़र तय करने के बाद वो एक समुद्र में देखिए विलीन हो जा रही है। तो ये समुद्र से उसका मिलने का जो स्थान है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मुहाना, ठीक है। तो उद्गम क्या है और मुहाना क्या है, इससे आप क्लियर हो गए होंगे। अब प्रवाह क्षेत्र व नदी प्रदेश क्या कहलाते हैं? जो नदी जिस क्षेत्र से बहती हुई गुजरती है, जिस जगह से, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रवाह क्षेत्र नदी का अथवा नदी का प्रदेश। जैसे कि आसनसोल जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, तो ये नदी किस नदी का प्रवाह क्षेत्र पर पड़ता है? तो दामोदर नदी के, क्योंकि यहाँ से जो इस क्षेत्र से दामोदर नदी गुजरती है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने अपने घरों से देखिएगा कि आपका घर किस नदी के प्रवाह क्षेत्र अथवा नदी प्रदेश पे है। अब हम लोग आते हैं सहायक नदी और शाखा नदी। जब एक मुख्य नदी में अनेक छोटी छोटी नदियाँ आके विलीन होती है, तो इन छोटी छोटी नदियों को हम लोग उसकी सहायक नदी कहते हैं। क्योंकि ये जो सहायक नदी हम लोग क्यों कहते हैं, आप देखिए, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम उसके सहायक कहलाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये क्या कहती है? अपने क्षेत्रों से जल लेकर आती है और उन जल को लेकर उस मुख्य नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है उस नदी में। और तो इस कारण क्या होता है बच्चों? इस कारण जो होता है, नदी है उसकी चौड़ाई बढ़ती है, नदी की गहराई बढ़ती है, जल की मात्रा बढ़ती है। तो ये उस नदी की सहायक नदी कहला रही है, क्योंकि वो नदी अपना जल लेकर सारा है वो मिल जा रही है मुख्य नदी में। इस कारण वो बड़ी नदी की सहायक नदी कहला रही है। और शाखा नदी क्या है? जब मुख्य नदी की कहीं धारा बढ़ जाए, मान लीजिए किसी क्षेत्र से मुख्य नदी की ही एक धारा विभक्त होकर किसी अन्य रास्ते से हो गई पतली सी, तो वो उस नदी की शाखा नदी कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया सहायक नदी और शाखा नदी में अंतर। अब हम लोग आते हैं दोआब। जब दो नदी के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। देखिए ये एक नदी है, कोई एक नदी है, ये दूसरी नदी है, और इसके बीच में देखिए एक क्षेत्र है, स्थल है। इस स्थल जो भूमि ये बीच का क्षेत्र है, उसे हम लोग कहते हैं दोआब। संगम क्या है? जो ये सहायक नदी आकर जिस स्थान पर मिल रही है, दो नदियाँ जब आपस में जिस स्थान पर मिलती है, उसे हम लोग नदी का संगम स्थल कहते हैं। देखिए इस जगह पे एक सहायक नदी यहाँ से भी आई, वो यहाँ पे मिली, तो ये जो मिलन स्थल है ये उसका संगम कहलाया। यहाँ भी संगम है, देखिए यहाँ संगम है, यहाँ संगम। इस कारण जहाँ जहाँ सहायक दो नदियाँ मिलती है आपस में, उस स्थल को हम लोग कहते हैं संगम। अब हम लोग आते हैं नदी का मार्ग। जो नदी की उत्पत्ति होती है, जहाँ से वो उद्गम हुआ है उसका, उस उद्गम से लेकर वो जहाँ मुहाने तक का, धरातल से लेकर मैदानी भाग से लेकर पूरे मुहाने तक का जो यात्रा है, सफ़र है उसका,
वही नदी का मार्ग कहलाता है। अब हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या है? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, एक मुख्य नदी है, वो भी अपना जल एकत्रित करके जहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसकी उद्गम स्थल है, वहाँ से वो जल लेकर अपने क्षेत्र से होते हुए आ रही है, और सहायक नदियाँ भी अपने अपने क्षेत्रों से जल लेकर आ रही है। तो जब एक नदी और उसके सहायक नदियाँ अपने अपने क्षेत्रों से जिन जिन क्षेत्रों से अपना जल लेकर आती है, वो जो टोटल क्षेत्र है जहाँ से वो मुख्य नदी और उनकी सहायक नदी जल लेकर आ रही है, वो टोटल क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। तो जब ये दो नदी द्रोणियों के बीच दो नदियों को जब दो नदी द्रोणी हो और उसे एक उच्च भूमि विभाजित करती हो, तो उस उच्च भूमि को हम लोग कहते हैं जल विभाजक। अगर जल विभाजक ना हो तो दो नदी द्रोणी आपस में समाहित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये जल विभाजक क्या कहती है? दो नदी द्रोणियों को अलग करती है। जैसा कि मान लीजिए आपके घर के पास भारी वर्षा हुई, आपका घर है, आपके घर में दो तरफ गेट है। देखिएगा, पीछे वाले रोड में भी जल बह रही है, अलग अलग धारा से आ रही है, और आपके सामने के भी दरवाजे के जो रोड है उस पर भी जल की यानी एक धारा है, देखिएगा, बरसात होने के बाद निकलती है। तो ये जब देखिएगा तो ये आपस में मिलेगी, तो ये क्या करे, जब छोटी छोटी धाराएं मान लीजिए हैं, तो वो मान लीजिए एक सहायक नदी है, और एक मोटी जो जल की धारा जा रही है उसे आप मान लीजिए कि वो एक मुख्य नदी है। तो क्या हो रही है, वो विलीन हो रही है, यानी कि वो भी एक नदी द्रोणी का काम कर रही है। एक सहायक नदी आ रही है जो जिन क्षेत्रों से मिल रही है। अब आपके घर के पीछे के साइड के रोड में भी ठीक वैसा ही हो रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि दो नदी द्रोणी है आपके घर के पास, और बीच में आपका घर है। तो आपका घर किसका काम कर रहा है? जल विभाजक का। अगर आपका घर ना होता तो ये क्या होता है, ये दोनों जल आपस में जाके मिल जाते हैं। तो यही जल विभाजक का काम है, दो नदी द्रोणियों को अलग करना। आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नदी का कार्य। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नदी के कार्य। नदी मुख्यतः तीन प्रकार का कार्य करती है, जो है पहला है अपर्दनात्मक कार्य, दूसरा है परिवहन कार्य, और तीसरा है निक्षेपण कार्य। तो अपर्दनात्मक कार्य जो है नदी, उसमें अपक्षरण का भी कार्य करती है, और इसलिए हम लोग इसे अपक्षरण और कटाव भी कहते हैं, क्योंकि नदी जो है अपनी तली को काटते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो ये नदी जो है अपक्षरण का भी कार्य करती है और अपर्दन का भी कार्य करती है। इसे हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि नदी अपक्षरण कब तीव्र अवस्था में करती है, अपक्षरण का कार्य कब करती है और अपर्दन का कार्य कब करती है। इसे जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नदी की अवस्थाएं, तो उसमें हम इसे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं परिवहन कार्य। अब जो अपक्षरण और अपर्दन से पदार्थ निकलते हैं, घिसाव हुआ, घर्षण हुआ, नदी तली को काटती हुई आगे बढ़ी, उसे जो प्राप्त हम लोग पदार्थ हुए हैं, कुछ जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहती है नदी अपने साथ परिवहन करती है, मतलब लेकर जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाती है। तो वो उसका परिवहन कार्य हो गया। और निक्षेपण का कार्य करती है, जब उसकी धारा जो है तीव्र वेग ना होकर मंद हो जाती है, स्लो से बहने लगती है, स्पीड कम हो जाती है नदी की, तो क्या करती है, जो भारी भारी पदार्थ रहते हैं उसे वो निक्षेपित करने लगती है। और एक समय जब नदी के मुहाने पर पहुंचती है, नदी एकदम मंद हो जाती है और उस जगह पर सिर्फ निक्षेपण का ही वो कार्य करती है। तो ये मुख्यतः नदी के तीन कार्य हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग नदी की अवस्था के साथ, उसमें हम इन तीनों कार्यों पर डिटेल्स पे चर्चा करेंगे, कब कौन सा कार्य तीव्र होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।